नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खटीमा में सीएम धामी ने की मॉर्निंग वॉक। मुख्यमंत्री ने बड़े बुजुर्गों तक पहुंचाया पीएम मोदी का राम राम, लोगों ने दिया आशीर्वाद। प्रियंका गांधी का कल उत्तराखंड दौरा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रामनगर और रुड़की में होगी रैली। 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य। उत्तराखंड में निर्वाचन के लिए 13,000 से ज्यादा वाहनों का अधिग्रहण। चुनावी गाड़ियों पर लगाया जा रहा जीपीएस सिस्टम। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास जंगल में लगी आग। क्षेत्र में मचा हड़कंप। वन विभाग के कर्मचारियों ने पाया काबू। और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बादलों की आवाजाही। मैदानी इलाकों में खिले चेहरे। झुलसाने वाली गर्मी से राहत के आसार। 15 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम बदलने की संभावना। और सबसे पहले आपको सीधा ले चलते हैं उत्तराखंड के काशीपुर, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा हो रही है, जिन्हें पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां बजा के जरा जोरदार आप लोग स्वागत करिए। मंच पर आसीन हमारे लोकसभा नैनीताल के प्रत्याशी और भारत सरकार में रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, यहाँ के पूर्व विधायक जिन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, और हमारे लोकप्रिय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई खिलेंदर जी और प्रदेश महामंत्री खिलेंदर जी और जिलाध्यक्ष श्री गुंजन सुखीजा जी, एवं मंच पर आसीन सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण। चूंकि मैं नाम की औपचारिकता में नहीं जा रहा, हम सबको आदरणीय राजनाथ सिंह जी को सुनना है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं इस बार ये कोई प्रश्न नहीं है देश के अंदर किसकी सरकार बन रही है। सबको पता है कि एनडीए की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उसी प्रकार नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से सबको पता है कि आप सबका आशीर्वाद यहाँ की जनता ने जो मन बनाया है, आदरणीय अजय भट्ट जी ही यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अब बस प्रश्न केवल यह है कि पिछली बार ये सर्वाधिक लोकसभा क्षेत्र जो हमारे पांचों हैं, उसमें से पांचों लोकसभा में सबसे अधिक मतों से अजय भट्ट जी जीते थे। इसलिए इस बार हम सब के सामने जो नैनीताल लोकसभा के लोग हैं, और मैं भी नैनीताल लोकसभा में ही वोट करता हूं, इसलिए हमारे सामने चुनौती है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा मत मिलने चाहिए। मिलेंगे ना? तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम हुआ है, ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, धारा 370 हटाई गई है, सीएए का कानून लाया गया है, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना है, उत्तराखंड के अंदर भी आपके आशीर्वाद से, आदरणीय राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने अनेक फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, और लगातार हमारा राज्य हिंदुस्तान के राज्यों में शामिल हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने जो अब की बार नारा दिया है 400 पार का नारा, तो हम सब लोगों को नैनीताल लोकसभा समेत उत्तराखंड की पांचों लोकसभा में कमल खिलाकर भारी बहुमत से यहां से सबको जिताकर उनका सहयोग करना है और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। अजय भट्ट जी को यहां से भारी बहुमत से पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ना है, काशीपुर का भी। मुझे पता है कि काशीपुर में हम बड़े मार्जिन से पिछली बार जीते थे। आदरणीय चीमा जी यहाँ के उस समय विधायक थे, अब हमारे त्रिलोक सिंह चीमा जी विधायक हैं, तो मुझे लगता है कि एक पीढ़ी आगे बढ़ गई है, तो हमारे वोटों का जो प्रतिशत है वह भी आगे बढ़ना चाहिए। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह की सैर के दौरान स्थानीय जनता से मुलाकात की।
उनका हालचाल जाना और बड़े बुजुर्गों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रणाम और राम राम पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने लोगों से लोकसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने का आग्रह भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी जब भी पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई काम सौंपते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अगुवाई करके उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में जुट जाते हैं। तो वहीं इसी के चलते बीते गुरुवार को ऋषिकेश में आयोजित जनसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत अनुरोध किया था। वो अनुरोध था कि घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों को मोदी जी का प्रणाम और राम राम कहना। पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि बड़ों का आशीर्वाद मेरे लिए ऊर्जा है। ऋषिकेश की जनसभा के समापन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया। सुबह खटीमा में सैर के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने राह चलते कई लोगों से मुलाकात की। खासतौर पर बड़े बुजुर्गों से मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आपको प्रणाम और राम राम कहा है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां प्रदेश में अपने स्टार प्रचारकों के दौरे सुनिश्चित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे अभी तक उत्तराखंड दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी स्टार प्रचारक यहां नहीं पहुंचा। हालांकि अब 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी का रुड़की और रामनगर में जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर पार्टी तैयारियों में जुट गई है। और अब आपको सीधा ले चलते हैं काशीपुर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। स्वागत करता हूं और देवभूमि उत्तराखंड में हूं। देवभूमि उत्तराखंड को भी मैं नमन करता हूं। गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक उत्तराखंड के कण कण पर मुझे लगता है कि देवताओं का आशीर्वाद है मेरे बहनों भाइयों। और इस भूमि ने एक से एक वीर सपूतों को जन्म देने का काम किया है। यदि उत्तराखंड को मैं ये कहूं कि शौर्य और पराक्रम की धरती है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उत्तराखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य हो सकता है, लेकिन बहनों भाइयों, बड़ी संख्या में भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक यदि कहीं से निकलते हैं तो इसी उत्तराखंड की धरती से निकलते हैं। हम लोग रक्षा मंत्री हैं, हमारे अजय भट्ट जी हैं, हम दोनों लोग काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। बहनों भाइयों, हम लोग हों या हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सैनिकों के प्रति उनके मन में एक बेहद सम्मान। मुझे याद है कि 2013-14 में मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। हरियाणा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अध्यक्ष जी, मैं जा रहा हूं और आज पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा मैं करूंगा। और बहनों भाइयों, उन्होंने घोषणा कर दी और प्रधानमंत्री बनने के साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की व्यवस्था लागू कर दी। जबकि कांग्रेस पार्टी बार बार यह आश्वासन देती रही पूर्व सैनिकों को और लगभग 25-30 वर्षों से लगातार आश्वासन देती रही, लेकिन उस काम को नहीं कर पाई। हर बार जब बजट पेश होता था 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर देते थे और उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं करते थे। लेकिन हम लोगों ने 1 रैंक 1 पेंशन के तहत अब तक 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का धुआंधार प्रचार शुरू हो गया और इसी क्रम में गुरुवार को अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रदीप टमटा लोहाघाट पहुंचे।
जहां उन्होंने खराब मौसम के बावजूद लोहाघाट के स्टेशन बाजार में जनसभा की। पूर्व सांसद ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा को जुमला पार्टी बताते हुए कहा कि बीजेपी ने सेना में अग्निवीर भर्ती लागू कर पहाड़ के युवाओं के साथ धोखा कर उनका रोजगार छीना है। बीजेपी के राज में महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कांग्रेस की 5 गारंटी के बारे में लोगों को अवगत करवाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल ऋषिकेश में टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा के मतदाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो वहीं मोदी के इस दौरे के बाद उत्तराखंड में भाजपा बेहद उत्साहित है। शुक्रवार को उत्तराखंड भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील बताया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित हो गई है। तो वहीं प्रियंका गांधी की रैली से पहले भारतीय जनता पार्टी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी से उत्तराखंड में आने से पहले कुछ सवाल पूछे हैं। प्रियंका वाड्रा एक महिला हैं। उन्होंने कहा भी है, पिछले चुनाव में भी कहा था, उनका नारा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लिहाजा चंद महत्वपूर्ण सवालों का जवाब उन्हें कल अपने कार्यक्रम में देना ही चाहिए। पहला है, मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले उनको रामलला और भारत की सनातन संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है, इसे उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। उनके नेता सहयोगी उनके सनातन धर्म को तरह तरह से गाली देते हैं, नष्ट करने की बात करते हैं, डेंगू, मलेरिया, मच्छर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस संबंध में उसको नष्ट करने का दुस्साहस करने की बात करते हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से सबसे हॉट सीट मानी जा रही पौड़ी लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का प्रचार जोरों पर है, जबकि प्रचार के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बांट रही है। गणेश गोदियाल ने दावा किया कि सतपुली क्षेत्र में बंद पड़ी शराब की फैक्ट्री से 9000 से ज्यादा शराब की पेटियां बरामद की गई हैं, जो चुनाव के दौरान बांटी जानी थी। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में आबकारी आयुक्त की भूमिका भी जांच की जानी चाहिए। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों को भारतीय जनता पार्टी ने नकारते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उसके अगर साक्ष्य हैं तो पेश किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आखिर चुनाव जीतने के लिए उन्हीं तौर तरीकों पर आ गए जिन तौर तरीकों के लिए वो कुख्यात हैं। कल सुबह सुबह मुझे किसी गुप्त सूचना के आधार पर ये पता चला कि सतपुली में जो शराब का बॉटलिंग प्लांट है, वहां परसों रात को कई ट्रकों से कई हजार शराब की पेटियां आई हैं। मैंने तत्काल वहां अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के साथ वहां भेजा कि आप लोग वहां पर पैरवी करिए और मैं तब तक जिला प्रशासन और अन्य जगहों से बात करता हूं और वहां पर जांच कराते हैं। हमारे सब कार्यकर्ता वहां पहुंचे। तमाम जगहों खटखटाने के बाद कोई किसी ने कुछ नहीं किया। अंततोगत्वा मैंने जो शराब की विभिन्न ब्रांडों की 9000 पेटियां रखी गई हैं जो परसों रात को आई हैं, ऐसी सूचना है। अतः कृपया इसकी जांच कराइए। अतः जो पर्यवेक्षक आए हैं चुनाव आयोग के, उन्होंने कल फिर वहां पर आबकारी की तमाम स्टाफ के लोग भाग गए और 9500 पेटियां विभिन्न अलग अलग ब्रांडों की शराब वहां बरामद हुई है। मुझे क्या कहना है, अगर गोदियाल जी के पास उसके प्रमाण हैं तो वो प्रूफ करे। जिसकी पकड़ी गई है वो उसका जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी की कोई शराब नहीं पकड़ी गई, अनर्गल आरोप है। गांव डुमक विगत कई महीनों से सड़क संबंधित समस्याओं को लेकर के अपने ही गांव में
कई बार क्रमिक धरना प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन आज तक गांव की सड़क संबंधी समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने पूरे गांव में पोस्टर के जरिए अपना दुख जताया। आपको बता दें कि जन टीवी ने डुमक गांव की सड़क संबंधित समस्या को कई बार प्रमुखता से उठाया, जिसको लेकर के डुमक गांव के ग्रामीणों ने जन टीवी का दिल से आभार जताया। ग्रामीणों का कहना है कि एक जन टीवी ही है जो बार बार पूरे क्षेत्र की समस्या को समय समय पर दिखाता है और शासन और प्रशासन को अवगत भी करवाता है। कल हमारे गांव में एक बैठक बिठाई गई। इसका निष्कर्ष निकाला गया कि इस बार डुमक गांव में वोट बहिष्कार होंगे और सभी मीडिया भाई लोगों का भी धन्यवाद करती हूं और जन टीवी का भी धन्यवाद करती हूं। महिला मंगल दल की ओर से भी, डुमक गांव की ओर से भी और युवा भाइयों की ओर से भी, जिसने हमारी खबरों को शासन प्रशासन तक पहुँचाया। हमने संघर्ष समिति की ओर से उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और जन टीवी और नवीन भंडारी जी को भी तहे दिल से बधाई देता हूं, जो हमारे इस आंदोलन में उन्होंने अपने मीडिया प्रचार प्रसार के साथ इन्होंने हमारी बात आगे तक पहुंचाई। इसके लिए हमारी संघर्ष समिति तहे दिल से आभार करती है। लंबे संघर्ष के बाद स्वीकृति भी हुई और उसके बाद जो गतिरोध था वो भी समाप्त हो गया था, लेकिन PMJSY कार्यदायी संस्था ने फिर पता नहीं किन कारणों से भटका दिया। अभी तक कार्य शुरू नहीं किया, तो लोग हताश होकर के फिर पुनः जो है आंदोलित हो गए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसका मीडिया कर्मियों ने काफ़ी इसका सहयोग किया, प्रचार प्रसार किया, विशेषकर जन टीवी बार बार इसमें जो है हमारी समाचार को दिखाती रही। हम आभार व्यक्त करते। कल हमारे गांव में एक बैठक बिठाई गई। इसका निष्कर्ष निकाला गया कि इस बार डुमक गांव। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। बता दें कि लोकतंत्र के इस महापर्व में टिहरी संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के रोड शो में शामिल युवाओं की विशाल रैली ने एकाएक माहौल को गरमा दिया। 26 साल के इस युवा को जो राष्ट्रीय पार्टियां हल्के में ले रही थी, अब उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि ये बात अलग है कि टिहरी का रण कौन जीतेगा, लेकिन युवाओं की पहली पसंद बॉबी पवार ही है। ये बात विकासनगर में हुए रोड शो और बाइक रैली और रामलीला मैदान में हुई जनसभा ने बता दिया। टिहरी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में उत्तरकाशी में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान लगातार जारी है। बात अगर हाल ही की करें तो भाजपा में शामिल हुए गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता विजयपाल सजवाण ने वो लगातार जनसंपर्क अभियान में गांव-गांव जाकर अपने समर्थकों को भाजपा में शामिल कर हर गांव का समर्थन जुटा रहे हैं। वो लगातार ग्रामीणों से संवाद कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। रामनगर में तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले रामनगर के कंचनपुर छोई गांव में सुबह जब एक महिला गौशाला में गई तो गाय भैंसों के बगल में गुलदार को देखकर होश उड़ गए। वहीं आसपास के लोगों ने तुरंत ही गुलदार के गौशाला में होने की सूचना वन विभाग को कर्मचारियों को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं गौशाला मालिक हरिहर सिंह बिष्ट ने बताया कि सुबह जब उनकी मां गौशाला में गई तो गौशाला में गुलदार पशुओं के साथ बगल में बैठा था। उन्होंने कहा कि गुलदार घायल था, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। उन्होंने वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी। जानवर आके यहाँ पे हमारे जहाँ पे गोट है, यहाँ पे मम्मी सुबह गोबर निकाल रही थी। उसके बाद हमने अपनी वो देखा तो जानवर के पास में ये जो है जानवर लेटा हुआ था। उसके बाद हमने इसको देखते ही तुरंत प्रधान जी हैं हेम जोशी जी, उनको तुरंत फोन करा तो उन्होंने
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करके बताया। अभी सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे आके देखा होगा उस समय तो हमने दौड़ लगा दी थी, हमने फिर आराम से देखा तो कुछ घायल अवस्था में है वो इस समय। ये कंचनपुर छोई में रामनगर के पास एक आबादी क्षेत्र में गुलदार की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें रामनगर रेंज के स्टाफ द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया गया और बताया गया कि ये गुलदार कंचनपुर छोई में है। तो उच्च स्तर पर सूचना दी गई। उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों में डॉक्टर दुष्यंत शर्मा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कॉर्पोरेट टाइगर रिजर्व द्वारा उक्त गुलदार को रेस्क्यू कर लिया गया। रामनगर वन विभाग द्वारा आरा मशीनों पर चीड़ की लकड़ी का अवैध कटान की सूचना मिलने के बाद छापामार कार्रवाई की गई। विभाग की कार्रवाई के बाद आरा मशीन संचालकों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए वन विभाग की एसडीओ पूनम कैथोला ने बताया कि विभाग को फोन पर सूचना मिली थी कि भवानीगंज इलाके में स्थित कुछ आरा मशीनों पर चीड़ की लकड़ी का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर चीड़ की लकड़ी की जानकारी आरा मशीन संचालकों से ली गई। विभाग द्वारा इसकी जांच की जा रही है। आज एक शिकायत प्राप्त हुई थी दूरभाष पर कि यहाँ भवानीगंज की कुछ आरा मशीनों पर चीड़ का कुछ माल आया है जिसका चिरान किया जा रहा है। उसमें से कुछ अवैध रूप से आया है, तो उसी के संबंध में यहाँ पर हम छापेमारी कर ये देख रहे थे कि यहाँ पर क्या कोई इलीगल प्रकाष्ठ कोई आया है, तो उसी के संबंध में यहाँ पर जाँच की जा रही है। जाँच पूरी होने पर ही अगर अवैध रूप से पाया गया तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितनी आरा मशीनों पर कार्रवाई की गई है? अभी जाँच चल रही है। अभी हम 2 आरा मशीनों पर गए हैं, तो अभी तो हम जांच ही कर रहे हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि अवैध रूप से प्रकाष्ठ यहाँ पर आया है या नहीं। उत्तराखंड में विश्व विख्यात चारधाम यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यात्रा मार्ग में 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। देहरादून रीजन परिवहन विभाग अधिकारी सुनील शर्मा का कहना है कि इस साल यात्रा मार्ग में 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 11 चार्जिंग स्टेशन का स्ट्रक्चर पहुंच गया। चार्जिंग को इंस्टॉल किए जाने का काम जारी है, जबकि इन चार्जिंग स्टेशन को यूपीसीएल के द्वारा कनेक्ट भी करवाया जाएगा। मार्ग पर हमारे द्वारा ये योजना बनाई गई है कि 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं, जो कि जीएमबीएन के माध्यम से हम लोग बनवा रहे हैं, जिसमें से 11 स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहुंच गया है और उनका इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। उसमें बस जो अभी रह गए यूपीसीएल से कनेक्शन का हमारा अभी कार्रवाई चल रही है और यूपीसीएल से कनेक्शन मिलने के बाद ये सारे स्टेशन ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो चारधाम यात्रा में जितनी भी ई व्हीकल आएंगे उनको चार्जिंग के लिए ये स्टेशन उपलब्ध होंगे। मसूरी में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के द्वारा मसूरी में बैठक का आयोजन किया गया। टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला को विजय बनाए जाने को लेकर रणनीति बनाई गई। सीपीएम के टिहरी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सुरेंद्र सिंह सजवान ने कहा कि पूरे देश में वातावरण मोदी सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार 400 पार के नारे के साथ आगे तो चल रही है, लेकिन 4 जून को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि मोदी सरकार 200 सीट भी नहीं पार कर पाएगी। ऋषिकेश में पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। संसदीय क्षेत्र को अगर आप देखें तो टिहरी संसदीय क्षेत्र में जो कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा प्रभावशाली क्षेत्र इस देश की आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक रहा है। चाहे वो कीर्तनगर की घटना हो, गोलीकांड की, चाहे वो श्रीदेव सुमन हो, चाहे वो 1930 का तिलवाड़ी कांड हो, बड़े बड़े आंदोलन यहाँ राजशाही के खिलाफ हुए हैं। कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी का जो विजय रथ जो निकला है ना, आज मैंने सुना है कि ऋषिकेश में उन्होंने कार्यक्रम किया है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तराखंड में अगर विकास कार्यों की बात के नाम पर अगर ये लोग वोट मांग रहे हैं, तो इनको इस हिसाब से भी वोट क्या भारत उत्तराखंड की जनता देगी कि इन्होंने जो अंकिता भंडारी हत्याकांड जो किया, क्या उसको आधार बनाएंगे ये लोग? उनको न्याय मिला? दूसरी बात, क्या इन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था उस अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोंगदरने ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर पर प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि
परिवहन विभाग द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए बड़ी संख्या में वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए राज्य में जनपदों की आवश्यकता के मुताबिक 13,250 वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी के लिए 3,860 वाहन और पोलिंग पार्टियों की व्यवस्था के लिए 9,190 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। टैक्सी और मैक्सी श्रेणी के राज्य में पंजीकृत 56,598 वाहनों में से सिर्फ 7,535 वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो वहीं 6,526 पंजीकृत बसों और मिनी बसों में से 3500 वाहनों का ही अधिग्रहण किया जा रहा है। निर्वाचन ड्यूटी में जो वाहन चालक और परिचालक ड्यूटी में तैनात रहेंगे, उनका मतदान करवाने के लिए उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। परिवहन विभाग के द्वारा प्रमुखता से निर्वाचन कार्य में बड़ी संख्या में वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है और इसके अलावा भी अन्य जो कार्मिक होते हैं उनके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हम लोगों ने जो हमारे जनपदों की आवश्यकता थी 12,395 वाहन अधिग्रहित करने की आवश्यकता थी। सभी जनपदों को मिलाकर 13,250 वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसमें प्रमुखता से सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स जो होती है, एसएसटीज जो होती है, उनके लिए 3,860 वाहन और जो हमारी पोलिंग पार्टियां होती हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।